बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 जुलाई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। कि बिहार में एक और सीमांचल में मौसम मेहरबान है तो वहीं पर अन्य जिलों में गर्मी लोगों को सता रही है। जब फिलहाल बारिश को लेकर के कोई भी संभावना नहीं दिख रही है बिहार में। जब पूरे बिहार में पिछले दिनों कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई भी, लेकिन कोई भी खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। इधर मौसम विभाग ने सीमांचल और पश्चिमी चंपारण में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार बिहार के कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई है। जहाँ आपको बता दूं कि बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिलों में बारिश की संभावना है, जबकि सीमांचल का पड़ोसी जिला भागलपुर में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। आपको बता दो कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अनुसार 31 जुलाई तक भागलपुर में छिटपुट बारिश होने की संभावना है, लेकिन तापमान में वृद्धि होने से गर्मी बरकरार रहेगी। वहीं पर बिहार में गर्मी का सितम देखना है तो गोपालगंज और सीतामढ़ी जिले में हाल देखिए। यहाँ पर मौसम विभाग के अनुसार बिहार का सबसे गर्म जिला शनिवार के दिन रहा, जब गोपालगंज और सीतामढ़ी रहा सबसे गर्म जिला। यहाँ का अधिकतम तापमान करीब 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दोस्तों बिहार में वायु गुणवत्ता की जांच के लिए मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में आधुनिक प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा। प्रदूषण बोर्ड से मिल रही जानकारी के अनुसार इस प्रयोगशाला को बनाने में करीब 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। दरअसल बिहार में सर्दी के मौसम में 16 शहरों की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की जाती है, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सीवान, कटिहार, किशनगंज, अररिया, औरंगाबाद, गया, पूर्णिया और अन्य शहरों की हवा में PM10 और PM2.5 की मात्रा अधिक मॉनिटरिंग की जाती है। जहाँ उत्तर बिहार के कई शहरों में वायु गुणवत्ता रेड जोन यानी कि 300 के पार दर्ज की जाती है। वहीं पर सर्दियों के मौसम में बेगूसराय शहर का AQI इस साल 400 के पार यानी कि गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में भागलपुर और पूर्णिया में भी AQI लैब बनाने के लिए राशि स्वीकृत की जा रही है, ताकि बिहार के शहरों की वायु गुणवत्ता में खराबी की जाँच की जा सके। दोस्तों बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 17 अगस्त से बिहार यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रस्तावित बिहार का यात्रा का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। यात्रा का क्या नाम होगा और इसके प्रारंभ होने की क्या तिथि रहेगी, इसकी घोषणा खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जल्द ही करेंगे। यह चर्चा है कि 17 अगस्त से यात्रा का पहला चरण शुरू होगा, जब पार्टी के सभी विधायकों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि वे अभी से अपने विधानसभा क्षेत्र में बिहार यात्रा की तैयारियों और फिर प्रचार प्रसार में जुट जाएं, जहां स्थानीय लोगों से संवाद करें और फिर उन्हें यात्रा का ब्यौरा दें। जब लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत के बाद भी राजद का प्रदर्शन आशानुरूप नहीं रहा। हालांकि पार्टी ने लोकसभा में 4 सीट जरूर जीती है, लेकिन ये जीत उम्मीद के अनुसार नहीं थी। जब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए तेजस्वी यादव ने विधानसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए 15 अगस्त के बाद बिहार भ्रमण की घोषणा की थी, जहां अब उस घोषणा पर अमल करने की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दूं कि हाल ही में पार्टी विधायक दल के बैठक में यात्रा को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वरिष्ठ नेताओं और फिर विधायकों के साथ लंबी चर्चा की और यात्रा तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि ये यात्रा 17 अगस्त से शुरू होने वाली है। हालांकि फाइनल तिथि क्या होगी इसका निर्णय खुद तेजस्वी यादव लेंगे और घोषणा करेंगे। दोस्तों बिहार में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 17,046 स्कूलों को हाईटेक बनाया जाएगा। इसके लिए इन सभी स्कूलों को PM श्री का दर्जा दिया जाएगा। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार बिहार में जिन स्कूलों को PM श्री का दर्जा मिलेगा उन स्कूलों को भारत सरकार के द्वारा विकसित किया जाएगा। यह सरकार इन स्कूलों को हाईटेक और फिर आधुनिक बनाने के लिए 2-2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे स्कूलों में कई तरीके की सुविधा उपलब्ध होगी। आपको बता दूं कि PM श्री योजना के तहत बिहार के सभी जिलों के हर ब्लॉक की एक प्राथमिक और फिर उच्च प्राथमिक स्कूलों के साथ हर जिले के एक सीनियर सेकेंडरी सरकारी स्कूल को PM श्री का दर्जा दिया जाएगा और इसे सरकार के द्वारा अपग्रेड किया जाएगा। आपको बता दूं कि मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो केंद्र सरकार प्रत्येक स्कूल को 2-2 करोड़ रुपए देगी, जिससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। साथ ही साथ इन स्कूलों में अच्छे भौतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा और डिजिटल क्लास लैब आदि की सुविधा होगी।
दोस्तों, शिक्षक बनने का सपना देखने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से भारी संख्या में शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। इस बार 1,60,000 शिक्षकों की खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। जब मानसून सत्र के दौरान बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने बताया है कि वर्तमान में 5,77,000 शिक्षक बिहार में है, जब 52,439 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग का बजट है। उन्होंने विधायकों से अपने अपने इलाके के 10-10 स्कूलों की लिस्ट मांगी है, जिसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। बिहार के बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा में परेशानी न हो, इसके लिए सरकारी स्कूलों में पाठ्यक्रम को प्रतियोगी बनाया जाएगा। आपको बता दूं कि बीपीएससी ने पहले चरण की शिक्षक भर्ती की परीक्षा ली थी, जिसमें करीब 1,25,000 सफल अभ्यर्थियों को टीचर बनाया गया है। दूसरे चरण में 1 लाख लोगों को टीचर की नौकरी मिली है। वहीं पर तीसरे चरण में 87,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। हाल ही में बीपीएससी ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। अब बिहार के शिक्षा मंत्री ने और 1,60,000 शिक्षकों की बहाली करने की घोषणा विधानसभा में की है। दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर मधुबनी से सामने आई है, जहां पर बड़ा नाव हादसा हुआ है। जब कोसी नदी में ओवरलोडेड नाव पलट गई है। इस घटना के बाद से इलाके में चीख पुकार मच गई, हाहाकार मचने लगा है। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों का जुटान हो गया, जहां सभी लोग एक दूसरे को बचाने में लगे हुए। आपको बता दूं कि यह हादसा मधुबनी के भेजा थाना क्षेत्र के कोसी दियारा की बासीपट्टी गाँव के पास की बताई जा रही है, जहाँ पर नाव कोसी नदी में पलट गई है। बताया जा रहा है कि इस नाव पर क्षमता से अधिक लोग सवार थे। हालांकि इस हादसे में किसी की जान माल की क्षति नहीं हुई है। दोस्तों, बिहार में अगर आप प्याज की खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार में प्याज की खेती के लिए 60,000 रुपए अनुदान दे रही है। इसका लाभ लेने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप किसान हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। खबर के अनुसार राज्य योजना के तहत खरीफ प्याज का क्षेत्र विस्तार योजना 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म उपलब्ध है। जब भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, नालंदा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर तथा वैशाली जिले के किसान आवेदन कर सकते हैं इस योजना के लिए। आपको बता दूं कि योजना के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर 60,000 रुपए 2 किस्तों में सहायक निदेशक उद्यान द्वारा भुगतान किया जाएगा। जब प्रथम किस्त 37,500 रुपए एवं द्वितीय किस्त 22,500 रुपए का भुगतान बिचरा रोपण के बाद किया जाएगा। आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ सामान्य श्रेणी में 78%, अनुसूचित जाति के 20% एवं अनुसूचित जनजाति के 1.44% किया जाएगा। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इसकी वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करना होगा। वेबसाइट है www.horticulture.bihar.gb.in। इस वेबसाइट के जरिए आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग में अनुकंपा पर नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षा विभाग ने अनुकंपा पर नौकरी के लिए नया नियम बनाया है। इस नियम को जल्द ही बिहार में लागू कर दिया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार शिक्षा विभाग में अनुकंपा पर नौकरी को लेकर के अभी तक कोई भी पक्का नियम नहीं था, लेकिन विभाग के द्वारा अब पक्का नियम तैयार कर लिया गया है, जिससे सेवा के दौरान जान गंवाने वाले शिक्षकों के परिवार वालों को जल्द ही नौकरी मिल सकेगी। आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग में आश्रितों की योग्यता के हिसाब से अनुकंपा पर बहाली होगी। जैसे योग्यता के अनुसार अलग अलग पदों पर रखा जाएगा। इस नए नियम को जल्द से जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद ये नियम लागू हो जाएगा। दोस्तों, बिहार में अगर आप दूध का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। आप 3 तरह के गाय का पालन कर सकते हैं। ये गाय सबसे ज्यादा दूध देने के लिए जानी जाती है। आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिहार में जो सिर्फ गाय पाल करके दूध बेच करके अपना घर परिवार चलाते हैं। ऐसे में हम उन लोगों के लिए ये खबर बताने जा रहे हैं कि आखिर उनको कौन सी गाय लेनी चाहिए जो कि उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा दूध हो और सरकार उस पर सब्सिडी भी देती है। जी हाँ, यानी कि पैसे देती है गाय खरीदने के लिए आपको सरकार के द्वारा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि साहिवाल गाय। तो ये गाय औसतन 10 से 15 लीटर दूध रोजाना देती है। इस गाय के पालन से आप बम्पर कमाई कर सकते हैं। इस गाय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस गाय का बहुत ख्याल नहीं रखना पड़ता है। इस गाय की खरीद पर बिहार सरकार सब्सिडी देती है। दूसरे नंबर पर है थरपाकर गाय। जी हाँ, दूध के बिजनेस के लिए ये गाय सबसे बेस्ट। ये रोजाना 10 से 16 लीटर दूध देती है। अगर आप दूध के बिजनेस से खूब पैसे कमाना चाहते हैं तो फिर आप इस गाय का पालन कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। वहीं पर तीसरा नंबर पर है लाल सिंधी गाय। यूपी और बिहार के किसान दूध के बिजनेस के लिए गाय को पालते हैं। ये गाय रोजाना 15 से 20 लीटर दूध देती है। खास बात यह है कि ये गाय 10 से 12 महीने दूध देती है। इसलिए अगर आप दूध का बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर आप इस गाय का पालन कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के रोहतास और जमुई जिले में खनिज का भंडार मिला है। इस खनिज को जमीन से निकालने के लिए सरकार ने ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खबर के अनुसार जमुई जिले में मैग्नेटाइट के 2 और रोहतास में लाइमस्टोन के एक भंडार मिला है। इनकी कीमत करीब 6,090 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जबकि केंद्र सरकार ने इस खनिज को राज्य सरकार को आवंटित करके ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जमुई जिले के मजोम में G20 ग्रेड का
करीब करीब 48 मीट्रिक टन मैग्नाइट का भंडार होने का अनुमान है। वहीं जमुई जिले के भंटा में G3 ग्रेड का करीब करीब 6.49 मीट्रिक टन मैग्नाइट यानी कि लोह अयस्क होने का अनुमान है। केंद्र सरकार के अनुसार रोहतास जिले के भोरा कटरा में करीब करीब 1.359 वर्ग किलोमीटर इलाके में 2 ग्रेड का करीब करीब 33.25 मीट्रिक टन लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर होने का अनुमान है। इन सभी को जमीन से निकालने के लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है। दोस्तों, भारतीय रेलवे हर यात्री के लिए रेल सफर सुरक्षित करने को लेकर के अब एक और बड़ा कदम उठा सकता है। हवाई यात्रा के दौरान बार बार उड़नदंता करने वाले यात्रियों को जैसे नो फ्लाइट लिस्ट में डाल दिया जाता है, वैसे ही अब रेलवे भी उड़ंत यात्रियों को ट्रेन में सफर न करने को देने के लिए एक सिस्टम बनाने पर विचार कर रहा है। यह ट्रेन में अकेले सफर करने वाले महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं बढ़ने पर यात्री सुरक्षा को लेकर के काफी गंभीर हो गया है। यह ट्रेन में अदतन अपराधियों की पहचान करके उन्हें सफर करने से रोकने के लिए पुख्ता सिस्टम अगले कुछ महीनों में लागू हो सकता है। ट्रेन में महिलाओं से छेड़खानी या फिर अभद्रता करने वाले यात्रियों का डिजिटल डेटा बनाया जाएगा। अभी तक अभद्रता की जो शिकायतें मिली है उसके आधार पर आरोपियों का नाम, पता, उम्र, चेहरा सहित अन्य रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्मेट में जुटाया जाएगा। यात्रियों पर नजर रखने के लिए बड़े स्टेशनों और फिर ट्रेनों में चेहरे पहचानने वाले कैमरे लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के पास बार बार ट्रेन में खराब व्यवहार या फिर अपराध करने वाले व्यक्ति का डेटा होगा। बड़े रेलवे स्टेशनों और फिर चुनिंदा ट्रेनों में लगे फेस रिकग्निशन कैमरे लगे होंगे। जैसे ही अदतन अपराधी रेलवे स्टेशन या फिर ट्रेन में पहुंचेगा तो फिर चेहरे पहचानने वाले कैमरा चेहरा और फिर विवरण से उसकी पहचान कर लेंगे और जीआरपी को अलर्ट कर देंगे। आदतन अपराधियों पर ट्रेन में यात्रा करने पर प्रतिबंध लग सकता है। रेलवे अपराध और फिर शिकायतों की गंभीरता के आधार पर 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर हमेशा के लिए उसको प्रतिबंध कर सकता है ये ट्रेन में सफर करने के लिए। जहाँ अगर कोई भी अपराधी है, बार बार अपराध करता है ट्रेन में, तो ऐसा हो सकता है कि उसको 6 महीने, 1 साल या फिर हमेशा के लिए ट्रेन में बैठने से बिल्कुल प्रतिबंध लगा सकता है। दोस्तों, बिहार के वोकेशन कोर्स की पढ़ाई करने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए ये काफी काम की खबर है। अब बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में व्यावसायिक कोर्स में दाखिल करने की अनुमति मिल गई है। शिक्षा विभाग ने सभी कुल सचिवों को इस आशय का पत्र भेजा है। अभी एक सत्र 2024-25 के लिए ही अस्थायी तौर पर मान्यता दी गई है। आपको बता दो कि विभाग ने नामांकन की प्रक्रिया को पूरी तरीके से पारदर्शी बनाने का निर्देश दिया है। इससे पहले अनुमति नहीं मिलने से नामांकन का मामला अटका हुआ था। आपको बता दो कि दरअसल राज्य भर के यानी कि पूरे बिहार के 50,000 विद्यार्थी दाखिल से वंचित थे। अब सोमवार को कई विश्वविद्यालयों में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र में BCA, BBA, BMA सहित अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नामांकन की अनुमति दी गई है। दोस्तों, बिहार भाजपा अब चुनाव के मोड में पूरी तरीके से उतर गई है। जी आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अभी 1 साल का वक्त बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव भी विदेश से फिट होकर के लौट आए हैं और फिर 15 अगस्त से बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने 3 अगस्त से बिहार के जिलों का दौरा शुरू करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वे 3 अगस्त से जिलों का दौरा सह प्रवास आरंभ करेंगे, जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। जब बिहार भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि वे पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगे हैं, जो कि समर्पित कार्यकर्ताओं किसी भी कारण से खुद को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें मुख्य धारा में लाएंगे, उन्हें वाजिब सम्मान दिलाएंगे, पार्टी में उनकी सहभागिता तय करेंगे। जात पात और वर्ग भेद से परे भाजपा के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाएंगे। बिहार में एनडीए को 2010 से भी बड़ी जीत दिलाने के लिए उनसे फीडबैक लेकर के चुनावी प्रबंधन की रणनीति बनाएंगे। पार्टी संगठन को 2025 के चुनाव के लिए बूथ स्तर पर धारदार बनाने की आवश्यकता है, यह कहना है डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि सहयोगी दलों से बेहतर संवाद स्थापित करना हमारी प्राथमिकता होगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी दलों से बेहतर संवाद स्थापित करने की बतौर प्रदेश अध्यक्ष वे कोशिश करेंगे। इसके लिए जरूरी हुआ तो फिर तंत्र भी विकसित करेंगे। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने दावा किया है कि बिहार में अगली सरकार एनडीए की बनेगी। जहां उन्होंने कहा कि एनडीए में सीटों को लेकर के कोई भी झंझट नहीं है। उन्होंने कहा है कि एनडीए में सीटों को लेकर के कोई भी झंझट नहीं होगा, हम मिलकर के और मजबूती से लड़ेंगे। सभी सहयोगियों को उनकी समुचित हिस्सेदारी एनडीए में मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेगी।
दोस्तों बिहार में अवैध संपत्ति के खिलाफ छापेमारी की जा रही है और रेड डाला जा रहा है, तो उसमें वीडियोग्राफी भी होती है। ये नया नियम लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि देश में नया कानून लागू होने के बाद आय से अधिक संपत्ति मामले में अभियुक्तों के ठिकाने पर होने वाली छापेमारी समेत अन्य सभी प्रकार की प्रक्रिया की अब वीडियोग्राफिंग भी की जा रही है। कैमरे की निगरानी में अभियुक्तों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, जब बरामदगी और फिर इसे सील करने से लेकर के इस दौरान पूछताछ तक की प्रक्रिया पूरी कैमरे में कैद हो जा रही है। साथ ही साथ इसे डिजिटल साक्ष्य के तौर पर भी बतौर सबूत न्यायालय में पेश भी किया जाएगा। स्पेशल विजिलेंस EOU समेत अन्य एजेंसियों पर भी ये लागू होगा। जांच एजेंसियों के अधिकारियों का कहना है कि इसके कई फायदे भी होंगे, जिसके आधार पर कोर्ट त्वरित फैसला दे सकती है। अब बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा नहीं देने पर अब इस मुद्दे पर बिहार में सियासी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होने के बाद अब कांग्रेस ने इसे लेकर के सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पार्टी बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन करेगी। यह कांग्रेस इसके लिए संघर्ष करती रहेगी। ये संघर्ष सदन से लेकर के सड़क तक होगा। राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने बयान जारी करके इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि विशेष दर्जा की आवाज पूरे बिहार की है। जब केंद्र सरकार अगर इस मांग को अनसुनी करती है तो फिर हम संघर्ष करेंगे। जब राज्य के हर जिला और हर प्रखंड में आंदोलन होगा और वह तब तक चलता रहेगा जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगर समझ रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए संवैधानिक प्रावधान में परिवर्तन करना जरूरी है, तो इसमें देरी क्यों करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के विकास के लिए कांग्रेस संघर्ष करेगी। आपको बता दें कि इस सप्ताह बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी सदन में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के भारी हंगामा हुआ था, जहां प्रमुख विपक्षी दल RJD और फिर कांग्रेस समेत वाम दलों ने इस मांग को लेकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस कारण कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितने सदस्य इसका लाभ ले सकते हैं। जहां हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि अगर PM किसान योजना के तहत कितने लोग लाभ ले सकते हैं एक परिवार। उससे पहले आपको बता दें कि जब आप इस PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ते हैं तो फिर किस्त का लाभ लेने के लिए आपको कुछ काम करवाना होता है। उसमें मुख्य रूप से 3 काम होते हैं। पहला eKYC, दूसरा भू सत्यापन और तीसरा आधार को बैंक खाते से लिंक करवाना होता है। जो किसान ये काम करवा लेते हैं उन्हें किस्त का लाभ मिल पाता है। अगर आप भी योजना से जुड़े हुए हैं और आपने अब तक eKYC नहीं कराई है तो फिर अपने नजदीकी CSC सेंटर जाकर के या फिर योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in से इस काम को करवा सकते हैं। वहीं पर आधार कार्ड को आप अपने बैंक की ब्रांच में जाकर के लिंक करवा सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर एक परिवार में कितने लोग PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो आपको बता दें कि एक परिवार के केवल एक ही सदस्य को इसका लाभ मिल पाता है, मिल सकता है, मिलता है। अगर एक से ज्यादा सदस्य PM किसान योजना में आवेदन करते हैं तो फिर उनका आवेदन रद्द हो जाता है। इसके लिए भी जरूरी होता है कि आवेदनकर्ता के नाम पर खेती योग्य जमीन हो तभी मिलता है, नहीं तो नहीं। यानी कि जिनके पास जमीन नहीं है वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। जिनके पास जमीन है वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं और लेते भी हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि एक परिवार के एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जी हाँ, ये भी आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यानी कि जब शुरू इस योजना को लागू किया गया था तो एक परिवार के कई सदस्य इस योजना के लिए अप्लाई कर देते थे और उनको ये पैसा मिल भी जाता था। जी हाँ, 2-2 हजार करके एक परिवार में जितने भी, अगर मान के चले एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 में से 4 सदस्य ने इसके लिए अप्लाई किया तो चारों सदस्य को 2-2 हजार करके मिलता था। जब इसके बारे में सरकार को जानकारी हुई तो फिर सरकार ने इस पर रोक लगा दी और कह दिया कि जो भी पैसे लिए हैं अवैध तरीके से एक परिवार के एक सदस्य के से अधिक लोग अगर इस योजना का लाभ उठाएं तो उनको पैसे वापस करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों को पैसे वापस करना पड़ा, हालांकि बहुत से लोग नहीं भी किए वापस। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो ऐसा किया था उनका आवेदन रद्द कर दिया गया है। जो इस योजना का अवैध तरीके से लाभ उठा रहे थे, यानी कि एक परिवार से एक व्यक्ति से अधिक लोग आवेदन करके लाभ उठा रहे थे, तो उन सब का नाम वहां से कट गया है। सिर्फ एक परिवार के एक ही सदस्य का नाम रह गया है। लेकिन अब जो आवेदन करने जाएंगे आप, तो एक परिवार से एक ही आदमी को ये लाभ मिल सकता है और एक ही आदमी का आवेदन स्वीकार होगा, बाकी का रद्द कर दिया जाएगा। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख रहे हैं, इस तस्वीर को देख करके आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये कोई भोज नहीं है, ये बल्कि परीक्षा यहाँ पर दे रहे हैं। एक वो भी यूनिवर्सिटी के छात्र परीक्षा दे रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप भोज खाने जाते हैं तो एक टेबल पर चारों तरफ से लोग बैठते हैं और भोज खाते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं छात्र। जहाँ एक टेबल बीच में टेबल रख दिया गया है और चारों तरफ से कुर्सी लगा दी गई है और सभी कुर्सी में छात्राएं बैठ करके एक टेबल में बैठ करके लिख रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। ये तस्वीर जयप्रकाश विश्वविद्यालय की ये तस्वीर है, जिसको देख
करके आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर स्नातक CBCM सत्र 2023-27 प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा हो रही थी और इस परीक्षा को देख करके आपको अंदाजा नहीं होगा कि यहाँ पर इस कदर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरअसल बात यही कि चिलचिलाती धूप पड़ रही थी और इस कड़ी धूप में छात्र परीक्षा देने के लिए आए थे, क्योंकि परीक्षा की डेट थी, तारीख थी, दिन थी। और इस परीक्षार्थी को चिलचिलाती धूप में टेंट के नीचे एवं पेड़ के नीचे कुर्सी टेबल लगा करके बैठा दिया गया, परीक्षा ली गई। इसके अलावा बरामदे सीढ़ी के नीचे जिसे जहां पर जगह मिला वहां पर जैसे तैसे बैठ करके परीक्षार्थी ने परीक्षा दिया। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि बिहार सरकार हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि हमने परीक्षाओं में भी चुस्त दुरुस्त कर दिया है, यानी कि परीक्षा में बिल्कुल भी नकल नहीं की जा रही है। लेकिन इस तस्वीर को देख करके अंदाजा लग रहा है कि बिहार सरकार का जो दावा है वो दावा धरी की धरी रह गई है, धरातल पर उसकी कोई भी असर नहीं है। आपको बता दो कि परीक्षा के दौरान गर्मी होने पर कई परीक्षार्थियों ने अपनी शर्ट भी उतार दी। इस दौरान परीक्षा में जमकर के नकल भी हुआ। विश्वविद्यालय के सभी परीक्षा केंद्रों पर क्षमता से अधिक परीक्षार्थी, महाविद्यालयों में एक बेंच पर 5 और 6 परीक्षार्थी एवं बरामदे में बैठा किसी भी तरह से परीक्षा ली गई है। इस परीक्षा को देखकर के आप यही कहेंगे कि ये परीक्षा नहीं, ये तो मजाक है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले सुनील सिंह की बिहार विधान परिषद की सदस्यता रद्द किए जाने के मामले को महागठबंधन तुल देने में जुटी हुई है। जहां इस मामले को जाति से भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त किए जाना और बिस्कोमान के चेयरमैन को पद से हटाने से ये साफ होता है कि सरकार अलग नीति पर चल रही है। राजद प्रवक्ता अजय कुमार सिंह ने कहा कि सुनील सिंह पर जिस तरह से कार्रवाई की गई है उससे लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। बिहार लोकतंत्र की जननी रही है, जब वहां पर इस तरीके की कार्रवाई से लोकतंत्र की स्थापना करने वालों की आत्मा रो रही होगी। उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि उन पर कार्रवाई करके कौन सा उदाहरण और फिर नजीर प्रस्तुत किया गया है। क्षत्रिय समाज इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। दोस्तों, बिहार में सड़क हादसे के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बिहार के अंदर आए दिन लोगों की सड़क हादसे की वजह से जान चली जा रही है या फिर बुरी तरीके से घायल हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार ने बड़ी पहल की है, जब बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब बिहार के अंदर स्कूल टाइमिंग के दौरान ट्रैक्टर, ट्रक और माल ढोने वाले वाहन नहीं चलेंगे। इसको लेकर के परिवहन विभाग की तरफ से लेटर भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही इसको लेकर के लेटर DM SP के पास भी भेजे जाने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि सुबह में स्कूल टाइमिंग के दौरान स्कूल गाड़ियां सड़कों पर अधिक रहती है। ऐसे में उस वक्त सबसे अधिक ट्रैक्टर और अन्य गाड़ियों से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अब इन्हीं समस्याओं को देखते हुए स्कूल टाइमिंग के दौरान ट्रैक्टर, ट्रक और फिर माल ढोने वाले गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है। जब परिवहन विभाग ने कहा कि समीक्षा में पाया गया है कि सुबह में माल ढुलाई करने वाले वाहनों के परिचालन से स्कूली बच्चों को परेशानी होती है, वहीं पर हादसे की आशंका अधिक रहती है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी। जब सबको 5 मिनट का समय भी मिला था, उन्हें जब 5 मिनट का समय मिल गए तो फिर उन्हें चेतावनी दी गई कि उनका सब समय समाप्त हो गया है। इस पर वे कहते हुए बैठक से चली गई कि पक्षपात किया जा रहा है, उन्हें कम समय दिया गया और दूसरे को अधिक समय दिया गया तथा नीति आयोग राजनीति से प्रेरित है। जब मेरा माइक म्यूट कर दिया गया। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई। इस मीटिंग में CM ममता बनर्जी भी मौजूद रही, लेकिन ममता बनर्जी बैठक में भड़कते हुए बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद ममता बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा कि मैंने कहा कि आपको यानी कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करनी चाहिए। मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा माइक म्यूट कर दिया गया। मुझे केवल 5 मिनट बोलने की अनुमति दी गई, जब मुझसे पहले के लोगों ने 10 से 20 मिनट तक बात की, लेकिन मुझे 5 मिनट दिया गया। तेजस्वी यादव जनता के काम के समय हनीमून मनाने के लिए चले जाते हैं। यह कहना मेरा नहीं है, यह कहना है PhD मंत्री नीरज कुमार बबलू का। नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि जब जनता के कामकाज का समय आता है तो फिर ये घूमने के लिए चले जाते हैं, हनीमून मनाने के लिए चले जाते हैं। ये राजा के बेटे हैं, ये युवराज कहे जाते हैं, जिनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा में 7 दिनों तक चलने वाले इस सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के गायब रहने को लेकर के सियासी तेज हो गई है। यह सत्ता पक्ष के लोग जम करके निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आता है तो फिर लोग केवल जनता को बहकाने का काम करते हैं, झूठ फूट बोल करके अनर्गल प्रलाप करते हैं। स्थिति यह है कि एक भी विधायक इनका सही तरीके से नहीं रहते हैं, जब कामकाज ठीक और फिर सवाल जवाब भी ठीक से नहीं रहते हैं और झुनझुना बजाते हैं। जब जनता के काम में आप झुनझुना बजाएंगे तो फिर जनता आपको अस्थायी तौर पर झुनझुना बजाने के लिए भेज देगी और फिर आप झुनझुना बजाते रहिएगा, फिर सदन खाली हो जाएगा आपके लिए।
अगर आप बिहार के किसान हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। बड़ी खुशखबरी इसलिए है क्योंकि आप डीजल अनुदान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल बात यह है कि इस साल मानसून की बारिश बहुत ज़्यादा कम हो रही है और बहुत कम बारिश होने की वजह से किसान परेशान हैं। उनकी धान का बिचड़ा खेतों में सर गल रहा है या धूप से जल रहा है। अब इसको लेकर के खेतों में पटवन के लिए बिहार सरकार डीजल अनुदान दे रही है, जिससे कि आप बिहार सरकार की तरफ से मिलने वाले पैसे से डीजल खरीद करके अपने खेत में पानी पेड़ा सकते हैं या पानी डाल सकते हैं। इसके लिए बिहार सरकार ने डीजल अनुदान योजना शुरू की है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उठा सकते हैं। अप्लाई करने के लिए एक वेबसाइट है www.dbtagriculture.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार में 32% कम बारिश होने पर सरकार की ने घोषणा की है कि 750 रुपये प्रति एकड़ अनुदान राशि मिलेगी, डीजल अनुदान। राज्य सरकार ने खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को डीजल अनुदान देने की घोषणा की है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ है, शुक्रवार से ही शुरू हो चुका है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि बिहार में सामान्य से 32% कम बारिश होने के कारण धान की रोपनी और फिर अन्य फसलें प्रभावित हुई है। अब तक सामान्य तौर पर 462 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए, लेकिन 314 मिलीमीटर ही वर्षा हुई है। दोस्तों 22 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से देश का आम बजट पेश किया गया। इस बजट में बिहार का विशेष ध्यान रखा गया। विपक्षी अभी भी विशिष्ट राज्य के दर्जे को लेकर के केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है। इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मुझे राजद और कांग्रेस पर आश्चर्य होता है। क्या राजद को खुशी नहीं हुई कि बिहार को इतनी बड़ी राशि मिली? बिहार को जब तक विशिष्ट राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तब तक विशेष पैकेज बिहार को मिलना चाहिए और ये मिल रहा है। चिराग पासवान ने कहा है कि धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का, जिन्होंने बिहार के लिए इतना दिया है। जब बिहार और फिर बिहारी की मांग को सुना गया है, उस मांग को पूरा किया गया है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो बिहार का विकास नहीं चाहते हैं। विधानसभा के मानसून सत्र में तेजस्वी यादव के शामिल नहीं होने पर जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि वे क्यों नहीं आए इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि नेता प्रतिपक्ष का पद काफी महत्वपूर्ण होता है। विधानसभा का कोई भी सत्र हो उसकी गंभीरता होती है। नेता प्रतिपक्ष को उसमें जरूर शामिल होना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि वह महज एक विधायक नहीं है बल्कि संवैधानिक पद पर है। इस पद की एक गरिमा होती है, इसलिए उनको शामिल होना चाहिए। दोस्तों बिहार सरकार ने राज्य कर्मियों के लिए नई छुट्टी प्रक्रिया लागू कर दी है। इस नई नियम के तहत अब सरकारी अधिकारियों को छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिससे छुट्टी की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और फिर सुगम बनाया जा सके। नई व्यवस्था 16 अगस्त से लागू होने वाली है। सामान्य प्रशासन विभाग ने तमाम जिलाधिकारी को इसको लेकर के आदेश निर्गत जारी कर दिया है। ये नियम पुलिस विभाग के लिए भी लागू रहेगा। कर्मचारियों को अब छुट्टी से लेकर के अब्सेंट तक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नए नियम के मुताबिक अब कर्मचारियों को छुट्टी लेने के लिए पोर्टल पर करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जब राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक कर्मियों की अब्सेंटी छुट्टी या फिर किसी भी प्रकार के मामले के समाधान के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद ही उस पर निर्णय लिया जाएगा। नई व्यवस्था के मुताबिक HRMS पोर्टल पर सभी कर्मियों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। संबंधित विभाग को कहा गया है कि वे 16 अगस्त से पहले इस काम को पूरा कर लें। 16 अगस्त 2024 से राज्य कर्मियों की छुट्टी का ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करके सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी। एक बड़ी खबर सामने आई है कि बिहार को 27 नए थाने मिले हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि नए थाने अलग अलग जिलों के लिए आवंटित किया गया है। अपराध की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है कि बिहार को अलग अलग जिलों के लिए 27 नए थाने दिए हैं। जहाँ बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और बक्सर को भी ये थाने मिले हैं। जिन थानों का क्षेत्राधिकार तय किया गया है उनमें बेगूसराय का रिफाइनरी थाना, छौराहा थाना, लाखो थाना, सिंघोल थाना, लोहिया नगर थाना, रतनपुर थाना, FCI थाना, परिहर थाना, चौकिया थाना, गरहाड़ा थाना और फिर मंझोल थाना शामिल है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर के कई जगहों में भी ये थाना आवंटित किया गया है और बक्सर में भी आवंटित किया गया है। दोस्तों भोजपुरी सुपरस्टार और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया ताकि इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जा सके। शुक्रवार को संविधान संशोधन विधेयक 2024 पेश करने वाले किशन ने कहा कि वे इस बात को रेखांकित करना चाहते हैं कि भोजपुरी भाषा केवल अश्लील गीतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और फिर साहित्य है जिसे बढ़ावा देने की जरूरत है। जब बहुत से लोग इस भाषा को बोलते हैं और फिर समझते हैं ये हमारी मातृभाषा है। रवि किशन ने आगे कहा कि मैं इस भाषा को आगे बढ़ावा देना चाहता था क्योंकि इस भाषा में एक फिल्म उद्योग भी चलाया जा रहा है और लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसका संगीत उद्योग भी बहुत बड़ा है। रवि किशन ने न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में कहा कि ये विधेयक भोजपुरी साहित्य को बढ़ावा देने के बारे में है जो कि बहुत समृद्ध है। इसके बाद से भाषा को लोग गंभीरता से लेंगे। ये भाषा केवल अश्लील गीतों तक सीमित नहीं है। यह भाषा इतनी समृद्ध है कि इसमें साहित्य भी है।
दोस्तों मानसून का मौसम बीमारियों का होता है। इस मौसम में आपको स्वास्थ्य और फिर मौसमी सब्जियों का सेवन करना जरूर चाहिए। बरसात में एक सब्जी है जो काफी ज्यादा बाजार में बिकती है, उसका नाम है कंटोला 1। कंटोल हरे रंग की कांटेदार सब्जी है। इसका स्वाद परवल से काफी मिलता जुलता है। ये एक जंगली सब्जी भी मानी जाती है। इसे खाने से शरीर को कई औषधीय गुण मिलते हैं। आपको बता दें कि कंटोला एक लो कैलोरी सब्जी है। इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। 100 ग्राम कंटोला में लगभग 17 ग्राम ही कैलोरी पाई जाती है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो भी इस सब्जी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जब बरसात के मौसम में इसे खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। जब कंटोला आपको एलर्जी से बचाएगा। ये एक नेचुरल एंटी एलर्जिक है जो कि आपको खांसी जुकाम से बचाएगा। वहीं पर डायबिटीज के मरीजों को भी इस सब्जी का सेवन करना चाहिए। जब कंटोला डायबिटीज रोगियों में फाइबर की कमी को पूरा करेगा। साथ ही साथ स्किन और फिर डाइजेशन जैसी समस्याओं में भी ये सब्जी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। जनसुराज, ये तो आप जानते हैं जनसुराज के बारे में। जनसुराज परिवार का कुनबा रोज बढ़ता जा रहा है तेजी से। यह इसके संस्थापक और पदयात्रा अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार को बदलने और फिर नया बिहार का जज्बा रखने वाले हर दल के लोग तेजी से जनसुराज से जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि रविवार को पटना बापू सभागार में आयोजित जनसुराज के राज्य स्तरीय कार्यशाला में भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति, वहीं पर बक्सर से संसदीय चुनाव लड़ चुके पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा, साइंस कॉलेज पटना के प्रोफेसर और RJD के MLC रहे रामबली चंद्रवंशी, कर्पूरी ठाकुर के साथी और समाजवादी आंदोलन के पुरोधा, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद RJD नेता डॉक्टर मुनाजिर हसन, वरिष्ठ समाजवादी नेता मंगनी लाल मंडल की पुत्री डॉक्टर प्रियंका ने आज इस मंच से जनसुराज के सदस्यता ग्रहण किए हैं। इन नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि जातिवादी और फिर धर्मवादी राजनीति ने बिहारियों का नुकसान किया है, बड़ा नुकसान किया है और अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इन सभी नेताओं ने अपने संबोधन में प्रशांत किशोर के बिहार के नव निर्माण की पहल की सराहना करते हुए इस अभियान में खुद को जोड़ने की घोषणा की है। इन नेताओं ने सभी बिहारी भाइयों से जात पात तथा धर्म मजहब की दीवारों को खत्म करके अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए जनसुराज के साथ आने की अपील की है। इन सभी के सैकड़ों समर्थकों ने भी जनसुराज के सदस्यता ग्रहण किया है। दोस्तों बिहार में डेंगू पांव पसार रहा है। जब बीते 24 घंटे में करीब 19 मरीज पाए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अस्पतालों को कई निर्देश दिए हैं इस डेंगू की वजह से। आपको बता दूं कि बिहार में बढ़ते डेंगू के मामले को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रतिबद्ध है। डेंगू और चिकनगुनिया का प्रसार बढ़ने से पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने मुकम्मल तैयारी कर ली है। इसके तहत बिहार के सभी चिकित्सा महाविद्यालय, सदर अस्पताल के साथ साथ प्रखंड स्तर के सभी सरकारी स्वास्थ्य संसाधनों में डेडिकेटेड बेड की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि स्वास्थ्य संस्थानों पर डेंगू जांच किट, ब्लड प्लेटलेट और फिर दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दूं कि बिहार में डेंगू के 19 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग को 26 जुलाई को मिली रिपोर्ट के अनुसार पटना में सबसे अधिक 9 मरीज मिले हैं। भागलपुर में 1, कटिहार में 1, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 1, सारण में 3 और पश्चिम चंपारण में 2 नए डेंगू के मरीज मिले हैं। दोस्तों पूर्णिया शहर में तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में 26 जुलाई को हुई डकैती की घटना में लूट की राशि बढ़कर के 3 करोड़ 70 लाख रुपए हो गई है। इससे पहले पुलिस ने इस घटना के तुरंत बाद 2 करोड़ रुपए की लूट की जानकारी दी थी। इससे संबंधित प्राथमिकी शनिवार को सहायक खजांची थाने में दर्ज कर ली गई है। ये प्राथमिकी शोरूम मालिक के भतीजे रुचिर राज के बयान पर दर्ज की गई है। मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जहाँ जाँच में ये भी पता चला है कि लुटेरे बिहार से बाहर के हैं। वहीं पर SP उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया है कि तनिष्क शोरूम में शुक्रवार की दोपहर जो डकैती की घटना हुई थी, इस दिशा में कुछ अपराधियों को चिन्हित किया गया है। 2 लोगों को संदेह के आधार पर डिटेन किया गया है। अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसके हिसाब से ये बाहर का गैंग है। इस कारण से पुलिस की गठित अलग अलग टीम लगा करके काम कर रही है। जब पूर्णिया पुलिस की जाँच टीम सभी बिंदुओं पर काम कर रही है। डकैती कांड के बाद अनुसंधान के क्रम में काफी लीड्स मिले हैं और फिर इस आधार पर बहुत जल्द डकैती कांड का उद्भेदन भी कर दिया जाएगा। खबर बिहार के बेगूसराय से सामने आई है। बेगूसराय में रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ की एक घटना ने हर किसी को सख्ते में डाल दिया है, जिसे सुनकर के और देख करके हर कोई आश्चर्यचकित ही नहीं बल्कि उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई है। दरअसल इस घटना में एक पिता ने अपने बेटे को सांप के काटने से बचाने के लिए जान की बाजी लगा करके सांप को पकड़ लिया, लेकिन सांप ने बेटे के बदले पिता को अपना निशाना बना लिया, जिससे पिता की हालात गंभीर हो गई। सांप काटने से पिता के इस हालात को देख करके पत्नी से नहीं रह गया,
तो फिर पत्नी ने भी पति की जान बचाने के लिए सांप को जिंदा पकड़ लिया और फिर घायल पति के साथ सांप को लेकर के सदर अस्पताल पहुंच गए। इस घटना में सांप काटने से गंभीर रूप से बीमार पति को इलाज के लिए सदर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां वहीं पर पति की जान बचाने के लिए जहरीली सांप को पकड़ने का साहस दिखाने वाली महिला की साहस की तरफ हर तरफ चर्चा हो रही है। यह सदर अस्पताल में सांप लेकर के जैसे ही महिला पहुंची तो फिर वहीं पर सदर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जहाँ ये पूरी घटना बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र के पोखरिया झोपड़पट्टी की है। आपको बता दूं कि पोखरिया के झोपड़पट्टी में रहने वाले करण कुमार के घर के पास बच्चे खेल रहे थे। अपने बच्चे के एकदम पास में सांप को देख करके बेटे की जान बचाने के लिए सांप को पकड़ लिया। इस घटना में करण ने अपने बेटे की जान तो बचा लिया, पर सांप ने उसे काट करके जख्मी कर दिया। जब उसकी हालात खराब होने लगी, जिसके बाद अपने पति की इस हालात को देख करके पत्नी को रहा नहीं गया और फिर उसने साहस का परिचय देते हुए सांप को पकड़ लिया। जिसके बाद सांप को एक बाल्टी में रख करके महिला पति के साथ इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंच गई, सांप को लेकर के पति के साथ। जिसके बाद पति को डॉक्टरों ने इलाज के लिए आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। दोस्तों, प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2024 को अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। जनसुराज दल बनने जा रहा है। जहां आपको बता दूं कि रविवार को पटना के बापू सभागार में उन्होंने पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारियों और फिर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जहां इसमें जिला और फिर प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रशांत किशोर ने यह भी बता दिया है कि जनसुराज में किसकी कितनी भागीदारी होगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज की समानता का मंत्र है कि हर समाज में हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है। अगर बांटने वाले की नीयत में खोट नहीं है तो फिर ये संभव है कि हर समाज को उसके संख्या बल के अनुसार भागीदारी मिल जाए। जब दल बनेगा आप ये देखिएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि यादव हमको वोट नहीं देंगे, कोयरी कुशवाहा तो नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ है, तो फिर हम यहाँ पर जात की बात करने नहीं आए। लेकिन उदाहरण देकर के बता दें कि अगर यादव समाज की 15% जनसंख्या है तो जनसुराज में 15% भागीदारी उस समाज की होगी। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि एक बात लिख लीजिए कि अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार भी हम लोग देखेंगे जिसमें हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र के लोग रोजी रोजगार करने के लिए बिहार आएंगे। उन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों से कहा कि आप प्रशांत किशोर या फिर जनसुराज से नहीं जुड़े हैं, आप पद यात्रा से नहीं जुड़े हैं, आप उन लोगों के साथ जुड़े हैं जो वर्षों से बिहार में एक नया विकल्प बनने के लिए लड़खड़ा रहा है। विकल्प के अभाव में समझौते हुए वो भी गलत लोगों का चुनाव कर रहा है। जहाँ ये राजनीतिक सभा नहीं है, नारा लगाने के लिए आप नहीं आए हैं। 2025 में जनता का राज बनाएंगे, यह कहना है प्रशांत किशोर का।